दोस्तों, अगर हिस्ट्री में देखा जाए कि सबसे ज़्यादा ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स किस वक्त में किए गए थे तो वर्ल्ड वार 2 का नाम उसमें ज़रूर आएगा। और इसी वर्ल्ड वार 2 के दरमियान एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया गया था जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। और इस एक्सपेरिमेंट में एल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला का नाम भी शामिल किया जाता है। और ये एक्सपेरिमेंट था द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट आखिरकार किस चीज़ पर किया गया था और ये एक्सपेरिमेंट करने की वजह क्या थी, आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, कहानी शुरू होती है मोरस के जेसप नाम के एक शख्स से, जो कि एक यूएफओलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1955 में द केस ऑफ द यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के नाम से एक बुक पब्लिश की। इस बुक में उन्होंने एलियंस और एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करके बता दिया था और साथ साथ उन्होंने एलियंस की टेक्नोलॉजी के पीछे यूनिफाइड थ्योरी का बड़ा हाथ बताया था और इसी बारे में वो खुद भी रिसर्च कर रहे थे। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जो कि आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को आपस में जोड़ता है और जिस पर पिछले 100 सालों से रिसर्च भी जारी है। आइंस्टाइन ने खुद इस थ्योरी को नाम दिया था, लेकिन आज भी ये एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी के तौर पर ही रिप्रेजेंट की जाती है। अपनी यूएफओ के बुक को पब्लिश करने के बाद जनवरी 1956 में उन्हें कोई लेटर्स भेजना शुरू करता है और उस लेटर में नेम होता है कार्लोस मैगोल एलेंडे। और उसने पहले ही लेटर में जेसप को वार्निंग देना शुरू कर दिया था कि यूएफओस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दे। और एलेंडे ने उन्हें यूएफओ की रिसर्च से हटाने के लिए उन्हें दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ मोड़, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी पर भी बेस करती थी। और उसने आगे ये दावा किया कि एक साइंटिस्ट फ्रैंकलिन रेनो, जिन्होंने इन थ्योरीज को रियलिटी में फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड पर 1943 में प्रैक्टिस भी की थी। और उन्हीं दिनों में वर्ल्ड वार 2 भी जारी थी और उसमें अमेरिका पूरी तरह से कूद पड़ा था। हिटलर की नेवी आर्मी ने अटलांटिक ओशन में अपने रडार्स लगा रखे थे, जिसकी वजह से वो आराम से अमेरिका की बैटलशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे। अब अमेरिका ने इस मसले को हल करने के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया जो रडार्स की वेव्स में आने के बाद भी शो ना हो। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो एक्सपेरिमेंट ना सिर्फ उस शिप को रडार से गायब करेगा, बल्कि उस शिप को हकीकत में भी गायब। कार्लोस मैगोल एलेंडे ने बताया कि ये एक्सपेरिमेंट फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड पर 28 अक्टूबर 1943 में किया गया था और जिस शिप पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया था उस शिप का नाम था यूएसएस एल्ड्रिच। अब एलेंडे को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कैसे पता चला, तो उसने ये दावा किया कि वह उस दिन एल्ड्रिच के पीछे खड़ी शिप एसएस एंड्रयू फोरोसोथ में मौजूद था। अब इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए जगह जगह कोइल्स और कई स्पेशल इक्विपमेंट्स लगाए गए थे जिनसे मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट को पैदा किया जा सके। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही शिप को मैग्नेटिक करंट फील्ड में से पास किया जाता है, शिप के अराउंड ग्रीन कलर की लाइट्स और स्मोक जमा होना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते पूरी शिप गायब हो जाती है। और सिर्फ वो वहां से गायब नहीं होती, बल्कि वो टेलीपोर्ट हो जाती है नॉरफोल्क वर्जीनिया, जो कि फिलाडेल्फिया से 350 किलोमीटर दूर था। और कुछ ही सेकंड बाद वो वापस से अपनी असल जगह फिलाडेल्फिया में आ जाती है, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा ही खराब होती है। शिप के पार्ट्स डैमेज हो चुके होते हैं और जगह जगह से धुएं निकल रहे होते हैं और शिप में मौजूद क्रू मेंबर्स की हालत और भी ज्यादा खतरनाक होती है। कई तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से मारे जाते हैं और कई लोग मेटल में डिफ्यूज हो जाते हैं, यानी मेटल के अंदर ही धंस जाते हैं। और देखने वालों को ऐसा लगता है कि शायद एक्सपेरिमेंट के दौरान ही इन्होंने इन मेटल्स की दीवारों को पार करने की कोशिश की हो। और बचे हुए सर्वाइवर्स की कंडीशन भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं होती और सब अपनी यादाश्त को खो चुके होते हैं। अभी आर्मी का एक्सपेरिमेंट देखा जाए तो कामयाब तो हुआ था और न सिर्फ रडार से गायब हुई थी शिप, बल्कि वो पूरी तरह से गायब भी हो चुकी थी। अब इस एक्सपेरिमेंट की सक्सेस आइलैंडी के बताए गए लेटर्स में 50-50% थी, क्योंकि शिप के वापस आने पर उसमें बहुत नुकसान हुआ था और कई लोग मारे भी गए थे। अब सवाल ये आता है कि एलेंडे कितना सच बोल रहा है। ये एक कंट्रोवर्शियल सवाल है, क्योंकि जेसप ने जब एक लेटर में उससे सबूत मांगे तो एलेंडे ने उस लेटर का जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट उसने तो लेटर में अपना असल नाम शो ही नहीं किया था, जो कि कार्लोस मैगोल एलेंडे नहीं बल्कि कार्ल मेडिथ एलन था। जेसप को मिलने वाले ये लेटर्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे और कई राइटर्स भी जेसप के लेटर्स को बेस बनाकर बुक्स लिख रहे थे। हालांकि यूएस मिलिट्री ने ऐसे हर दावे को रिजेक्ट कर दिया था और एलन के सबूत न देने की वजह से इसे इतनी हाइप भी नहीं मिली थी। अब 1984 अमेरिका में एक साइंस फिक्शन मूवी रिलीज होती है जिसका नाम होता है द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट और स्टीवर्ट रैफेल इस मूवी के डायरेक्टर थे। इस मूवी के रिलीज होने के बाद दोबारा से लोगों का ध्यान 1943 के इंसिडेंट की तरफ जाता है, जिसके बारे में कार्ल मेडिथ एलन ने बताया था, जिससे इस एक्सपेरिमेंट को काफी हाइप मिलती है और लोगों के दरमियान एक मैटर ऑफ डिस्कशन बन जाता है। और 1990 में अल बाइलक नाम का एक इंसान सामने आता है और ये
दावा करता है कि वो USS एलरिच पर किए गए एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, लेकिन एलन के मुताबिक उन लोगों की यादाश्त चली गई थी, तो इसे ये सब कैसे याद है। तो उस पर अल-बैलक ने ये जवाब दिया कि मेरी यादाश्त चली जरूर गई थी, लेकिन मूवीज को देखने के बाद उसकी यादाश्त वापस आ गई है और उसे वो सब याद है जो उस दिन उसके साथ शिप में हुआ था। और अल-बैलक की बताई हुई स्टेटमेंट्स एलन की स्टेटमेंट से काफी मैच भी करती थी। अल-बैलक का कहना था कि यूएस मिलिट्री का इस शिप पर एक्सपेरिमेंट करने का मकसद इसे रडार से गायब करना नहीं, बल्कि उससे टाइम ट्रेवल करना। और अल-बैलक ने यह दावा भी किया कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान टाइम ट्रेवल भी किया था और वो 1983 में पहुंच गए थे। अब एल्फ्रेड अल-बैलक की बातों से ये जाहिर होता है कि ये एक्सपेरिमेंट वाकई में हुआ था और उसने इस एक्सपेरिमेंट की वजह भी बता दी थी कि यूएस मिलिट्री टाइम ट्रेवल करना चाहती थी, लेकिन उसके बारे में उनसे मजीद पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ये अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर के खिलाफ है और यूएस मिलिट्री ने इस एक्सपेरिमेंट को सीक्रेट रखा जैसे उन्होंने मोन्टाल्क प्रोजेक्ट को रखा था और दोनों ही एक्सपेरिमेंट को एक कंस्पायरेसी थ्योरी ही माना जाता है। अब इतना सब जानने के बाद आपको ये पक्का यकीन हो गया होगा कि ये एक्सपेरिमेंट वाकई में हुआ था, लेकिन अब आपको दिखाते हैं सिक्के की दूसरी साइड जो इसके बिल्कुल उलट है। 1956 में जब मॉरिस जोसेफ को लेटर मिले थे तो उसी टाइम पर अमेरिकन ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च ONR को एक सीक्रेट लेटर आता है जिस पर ना ही भेजने वाले का नाम था और ना ही पता था और बस लिखा हुआ था हैप्पी ईस्टर। और फिर जब अंदर उसे खोला गया तो उसमें जेसप की बुक द केस ऑफ UFO की कॉपी थी। जब उस बुक को खोलकर देखा गया तो उसमें मार्जिन्स के बीच में 3 अलग अलग कलर्स में कमेंट्स लिखे हुए थे कि शायद 3 लोगों ने इस पर अपनी राय दी है और उन तीनों ने खुद को जिप्सीज के नाम से जाहिर किया। जब उन कमेंट्स को पढ़ा गया तो उनको पढ़ने से ऐसा लगा कि शायद इन कमेंट्स को एलियन ने लिखा है जो जेसप के यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर नजर रखे हुए हैं और उन पे यह भी कहा गया था कि ये रिसर्च उन्हें एलियंस के करीब ले जा रही है और ये इंसानों के लिए खतरनाक है। और बातों ही बातों में फिलाडेल्फिया का भी जिक्र होता है कि कैसे यूनिफाइड फील्ड थ्योरी की वजह से इतना दर्दनाक इंसिडेंट हुआ था। ONR पहले खुद रिसर्च करती है, लेकिन जब फिलाडेल्फिया का जिक्र होता है तो वो मॉरिस जोसेफ को अपने पास बुला लेते हैं और जब मॉरिस जोसेफ उस बुक पर लिखे कमेंट्स की हैंडराइटिंग को एलन के लेटर्स की हैंडराइटिंग से मैच करता है तो मालूम होता है कि ये 3 अलग अलग इंसान नहीं बल्कि एक ही इंसान है जिसने ये लेटर्स भेजे थे। अब एलन ने ये सब किया क्यों था? 1959 में जब ONR एलन से ये सवाल करती है तो वो जवाब देता है कि उसने ये सब लेटर्स जेसप को डराने के लिए लिखे थे जिससे जेसप यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के बारे में रिसर्च करना बंद कर दे, क्योंकि वह समझता था कि ये दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। अब साल 1980 में रॉबर्ट जर्मन ने अपनी राइटिंग में ये क्लेम किया कि वो एलन की ओल्ड फैमिली के साथ कनेक्शन रखता है और उसने जब एलन की फैमिली से उसके बारे में पूछा तो एलन की फैमिली ने जवाब दिया कि वो मेंटली इलनेस का शिकार है और वो अकेले बैठा अजीब इमेजिनेशंस करता रहता है। अब ये सवाल आता है क्या फिलाडेल्फिया भी उसकी एक इमेजिनेशन का हिस्सा है या उसकी गढ़ी हुई कहानियों में से एक कहानी है? वेल, हाँ भी और ना भी, क्योंकि ONR को पता चलता है कि जोसेफ फिलाडेल्फिया को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं और वो उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। लेकिन ONR ऑफिस के वापसी पर जोसेफ का कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। अब वो एक्सीडेंट के बाद सर्वाइव तो कर गए, लेकिन इस हादसे के बाद उनकी बीवी उन्हें इस हालत में छोड़कर चली जाती है और वो अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। और 20 अप्रैल 1959 में फ्लोरिडा की डेड काउंटी जगह पर जेसप की लाश एक कार में पड़ी हुई मिलती है और उसमें एक पाइप लगा होता है जिसके जरिए जहरीली गैस को कार के अंदर छोड़ा गया था। जिसके दोस्तों से मालूम होता है कि वो कई दिनों से डिप्रेशन की वजह से सुसाइड की बातें कर रहे थे और उनकी मौत की वजह भी सुसाइड ही कही गई थी, या फिर ये शायद उन्हीं की वजह से मारे गए क्योंकि वो फिलाडेल्फिया को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस थे और वो शायद उस एक्सपेरिमेंट के पीछे राज को जान चुके थे। अब एलन की तरफ से आए हुए लेटर्स और बुक पर दिए कमेंट्स कुछ ज्यादा ही फेमस होने लगे और टेक्सास की एक कंपनी वेरो मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ गार्लैंड ने उन्हें बुक की फॉर्म देकर बेचना शुरू कर दिया और इसे द केस ऑफ द UFO का वेरो एडिशन कहा गया और इसे बहुत पॉपुलैरिटी मिली। तब से लेकर अब तक फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट पर कई मूवीज भी बनी और कई डॉक्यूमेंट्री वीडियोस भी बनी है जिनकी बेस इसी बुक पर की जाती है। लेकिन एक ट्विस्ट और भी है कि टेक्सास की कंपनी ये वही कंपनी है जिससे ONR कॉन्ट्रैक्ट वर्क करवाया करती थी। अब इसका मतलब कि ये सारी कहानी पैसों और पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल की गई थी। वेल, अभी तक इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है। अब आखिर में बात करते हैं हमारे आखिरी विक्टिम एल्फ्रेड बैलक के बारे में, जिन्होंने के मुताबिक वो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। बैलक ने बताया कि उन्होंने फ्यूचर में 1983 में सफर किया था और ये वही इंसान है जिसने 2137 और 2759 में भी जाने का दावा किया था और उन्होंने अपने किए गए दावों में कहा था कि 2005 में अमेरिका और यूरोप मिलकर रशिया और चाइना के खिलाफ हमला कर देंगे और उस हमले के बाद एक बहुत बड़ी जंग होगी और जंग में इतने लोग मारे जाएंगे कि दुनिया की पॉपुलेशन सिर्फ 30 करोड़ तक आ जाएगी। वेल, अब 2024 है और अब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरे दावे में कहा
गया कि 1884 में वो जॉन वैन न्यूमन से मिले थे, जिन्होंने बाइलेक से कहा था कि तुम वापिस से पास्ट में जाओ और जाने के बाद फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट को रोक दो। लेकिन जॉन वन यंग की मौत तो 1957 में ही हो गई थी, तो वो आखिरकार 1984 में क्या कर रहे थे? अब ये एक्सपेरिमेंट हुआ भी था या फिर ये सिर्फ महज कहानियों का ही हिस्सा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाजमी देखें, जिसमें मैंने एक ऐसी शिप के बारे में बताया है जो कि एक दिन गहरे समुद्र पर अकेली मिलती है और इस पर आए हुए लोग तमाम एक रात में गायब हो जाते हैं। और इसकी कहानी कुछ ज्यादा ही अजीब है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।